Jai Hind students, this is class 8th history, chapter number 7, civilizing the native, educating the nation. So, what happened to the local schools? जहाँ तक लोकल स्कूल्स थे, विलियम एडम की रिपोर्ट के बाद उसने लोकल स्कूल्स को जो है चुना, क्योंकि भारत में उस समय लगभग 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं केवल बिहार और बंगाल में थी, और जिसमें 20-20 स्टूडेंट लगभग पढ़ा करते थे। ओवरऑल पाठशालाओं में लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, और ये सब अपने गुरु के घरों पर या गुरु जी के किसी स्थान पर, या पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे, या फिर किसी जगह या किसी कोने पर या किसी मंदिर के किनारे जो है ऐसा कुछ प्लेसेस बना रखे थे। वहीं पर ये सब क्लास होती थी, ओपन जो है जगह पर भी क्लासेस हुआ करती थी। और इनके फ़ीस के तौर पर ये नहीं था कि किसी की फ़ीस फिक्स थी। फ़ीस केवल उनके इनकम के, उनके पेरेंट्स की इनकम पर फिक्स थी कि किसी से कम भी पैसा लिया जा रहा था, किसी से ज़्यादा भी ले लिया जा रहा था। इनकम्स ऑफ द पेरेंट्स पर डिपेंड कर रही थी ये फ़ीस। और बनियान ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब टीचिंग का ये सिस्टम था कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि उनके लिए कन्वीनियंस भी रहे, और साथ ही साथ उसमें जो है नीड के हिसाब से भी काम किया जा रहा था। कि जैसे कभी कभी बच्चों को फसल की कटाई या फसल लगाने का टाइम आ रहा है तो उस समय छुट्टी चाहिए होती थी, तो उस समय के लिए क्लासेस बंद भी हो जाती थी ताकि वो अपने घरों के काम को भी कर सकें। तो जैसा कि एडम रिपोर्ट में ये बताया गया कि टीचिंग सिस्टम चल रहा था अपने आप में, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भी था उसका, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी भी थी कि स्टूडेंट्स अपने घर के भी वर्क को कर सकें, इसका भी ध्यान रखा जा रहा था। और उनको कोई इसी तरह का कंपल्शन नहीं था कि उन्हें ये चीज़ फ़ीस वगैरह जमा ही करनी है, वो उनकी इनकम के बेस पर था, उनके पेरेंट की इनकम के बेस पर था। तो न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स इफ़ेक्टिव हुए आगे चल कर के। कंपनी ने जो है कुछ नए सिस्टम्स इसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्लाई किया और कंपनी ने भी अप्लाई किया। तो पाठशालाओं के जो पंडित थे या उसके जो टीचर्स थे उन लोगों को अपने उसमें अपॉइंट कर लिया गया, और उनको सबको जो है उनका एक रेगुलर टाइम टेबल बन गया, रेगुलर क्लासेस चलने लगी। इस हिसाब से उनका एक टेक्स्ट बुक बन गया, एक सिलेबस बन गया, उसमें एनुअल एग्ज़ाम वगैरह होने लगे, रेगुलर फ़ीस उनसे ली जाने लगी, और रेगुलर क्लासेस चल रही थी, और फिक्स सीटें हुआ करती थी, और उनको सबको जो है रूल और डिसिप्लिन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता था। ये इस तरह से जो है नया सिस्टम जो इंग्लिश सिस्टम आया उसमें इस तरह के रिफॉर्मेशंस किए गए टीचिंग सिस्टम को। तो पाठशालाएं अब नई तरीके से चेंज हो गई, और वो गवर्नमेंट के थ्रू ग्रांट होने लगी, और उस पर गवर्नमेंट का सुपरविज़न स्टार्ट हो गया। तो जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रिकग्नाइज्ड हो चुकी थी पाठशालाएं, उनको जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से एडिट करा के उनको जो है उनको जो है कंट्रीब्यूट भी कर रही थी। और जो अदर पाठशालाएं थीं लोगों की जो ट्रेडिशनल चल रही थी पहले से, वो सब धीरे धीरे बंद होने लगी, और लोग जो है इसकी तरफ ज़्यादा इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश स्टाइल में टीचिंग की तरफ ज़्यादा भागने लगे। लेकिन अभी भी गरीब बच्चों के लिए वो जो पुराना पाठशाला वाला सिस्टम था वो चल रहा था, क्योंकि उनको हार्वेस्टिंग करने के समय या फील्ड में जब भी अब क्रॉप लगाना है, सोइंग के समय उनको छुट्टी मिल जाती थी, और उसके लिए उनको फ़ीस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा कंपल्ड नहीं किया जाता था। तो अभी इस टाइम भी जो है लोकल जो टीचिंग सिस्टम चल रहा था रीजनल, वो भी चल रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक अब वो कमज़ोर हो चुका था पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम। नया ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम ज़्यादातर प्रमोटेड हो चुका था।
द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन का यहाँ पर एजेंडा बताया जा रहा है। तो 19वीं सेंचुरी के समय जो है इंडियंस इस बात पर ज़्यादा जोर देने लगे कि हमें डेवलपमेंट किस तरह से करना है, क्या यूरोपियन मैनर से डेवलपमेंट करना है, वेस्टर्न एजुकेशन से ही हमारा मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, हमारी टीचिंग बढ़ सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, या फिर हम अपने हिसाब से अपनी यूटिलिटी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी एजुकेशनल पॉलिसी को सेटअप करें। तो इस पर काफ़ी डिबेट होने लग गए थे इस टाइम।